एक्सियम 4 मिशन आपने काफ़ी दिन से न्यूज़ में सुना। पहले जून 10th को इसका लॉन्च होना था, उसके बाद पोस्टपोन हुआ, लिक्विड ऑक्सीजन लीक कर रही थी जिसे इसरो ने आइडेंटिफाई करा और आज के टाइम पे उनकी तारीफ भी हो रही है कि इतना बड़ा डिज़ास्टर हो सकता था इस मिशन के साथ अगर ये लिक्विड ऑक्सीजन लीकेज वाला पॉइंट पता ना चलता। तो आपको तो ये पेपर के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, तो हमारे जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको लिखा गया है कि स्पेस मिशंस के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। अब इंडिया की बात करें तो हमें भी एक मिशन कंडक्ट करना है जिसका नाम है गगनयान मिशन। तो सबसे पहले तो गगनयान मिशन देख लो यहाँ पे, उसके बाद देखते हैं कि जो शुभांशु शुक्ला हैं वो दूसरे इंडियन सिटीजन हैं जो स्पेस में जा रहे हैं अभी। इनसे पहले राकेश शर्मा भी जा चुके हैं 1984 में। उस पे आती हूँ, पर इंडिया के लिए ये एक्सियोम 4 मिशन क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसरो ने भी कुछ जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको शॉर्टलिस्ट करा हुआ है कि गगनयान मिशन में इनको हम भेजेंगे। अब गगनयान मिशन जो होगा हमारा वो 3 फेजेस में होने वाला है। 3 फेजेस में जो फर्स्ट फेज रहेगा, यहाँ पे हम सिर्फ टेक्निकल चेक करेंगे कि क्या हमारी मशीनरी ठीक है जिसमें हम ह्यूमन स्पेस फ्लाइट भेज सकते हैं। जो दूसरा हमारा फेज रहने वाला है उसमें हम रोबोट को भेजेंगे और रोबोट को नाम दिया है वयोमित्र। जो वयोमित्र है वो हाफ ह्यूमेनॉइड है, यानी कि पेट तक का ही हिस्सा होगा उस रोबोट का, टांगे वगैरह नहीं है, ठीक है। तो उसको हाफ ह्यूमेनॉइड बोल देते हैं। देन आते हैं थर्ड फेज के ऊपर। थर्ड फेज में फाइनली ह्यूमन स्पेस फ्लाइट भेजी जाएगी इसरो के द्वारा। पर अभी जो एक्सियम 4 मिशन हुआ है, अब उसकी बेसिक डिटेलिंग मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो ये कोलैबोरेटिव प्रोग्राम है, यानी कि बहुत सारी स्पेस एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व है। इसरो आपको याद रह जाएगा। दूसरा, जो नासा है वो भी इसमें इन्वॉल्व है, इसरो आपने देख लिया। और जो मेन रोल रहा जिन्होंने इस मिशन को सक्सेसफुल तरीके से कंडक्ट करवाया है, सबसे पहले आ जाएगा एक्सियोम स्पेस। एक्सियोम स्पेस एक नया प्राइवेट स्टार्टअप है जो कि टेक्सास सिटी में ही आपको मिलेगा। आपने सुना भी होगा कि स्टार लिंक को सारी की सारी सिटी दे दी गई थी एक टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे स्पेस मिशंस बहुत ज्यादा कंडक्ट करे जा रहे हैं। एंड जो दूसरी बॉडी है इंडीड, आपको पता ही है, वो है स्पेस एक्स, ठीक है, एलन मस्क की जो कंपनी है। तो एक्सियम स्पेस और ये जो स्पेस एक्स है, स्पेस एक्स का ही हमने रॉकेट भी यूज किया है और जो स्पेस क्राफ्ट है उसको भी यूज किया है ना। मैंने दो टर्म्स बोल दी यहाँ पे, रॉकेट एंड सेकंड बोली, दैट इज स्पेस क्राफ्ट। तो ध्यान से देखना, ये जो नीचे वाली बॉडी होती है ना, इसको रॉकेट बोलते हैं, जहां पे मेन इंजन, फ्यूल, वो सारी चीजें डली होती हैं, बर्निंग होती है, इंटेंस बर्निंग होती है, सारी की सारी गैसेस नीचे वाली डायरेक्शन में जाती है और आपका जो रॉकेट होता है वो ऊपर की तरफ उठ जाता है। न्यूटन का थर्ड लॉ आपने पढ़ रखा है, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, वही चीज यहाँ पे होती है। हैवी थ्रस्ट चाहिए होती है, ठीक है, बहुत जोर लगता है। अगर इतनी बड़ी मशीन जिसका वजन टन्स में है उसको आप ऊपर की तरफ अगर लेके जाओगे, तो ऑब्वियस सी बात है अगेंस्ट ग्रेविटी लेके जाओगे तो कितनी ज्यादा आग नीचे की तरफ को लगती है, कितना धुआं निकलता है, कितने गैसेस निकलती हैं, क्योंकि इस रॉकेट को ऊपर की तरफ उठाना होता है। तो बोलते हैं कि जब आप रॉकेट के ऊपर बैठे होते हैं तो आप एक एटम बॉम्ब के ऊपर बैठे हैं जो कि कभी भी फट सकते हैं। तभी तो इतने सिक्योरिटी और सेफ्टी कंसर्न्स होते हैं जब भी हम कोई मिशन कंडक्ट करवाते हैं। नाउ ये जो बिल्कुल टिप पे होता है इसको हम बोलते हैं स्पेस क्राफ्ट, ठीक है। ये जो टिप पे होता है इसके अंदर क्रू मेंबर्स एक्चुअल में बैठे होते हैं, या तो क्रू मेंबर्स होंगे, अगर आप सैटेलाइट्स भेज रहे हो तो सैटेलाइट्स इसके अंदर होती है, ठीक है। तो आपको अब डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि एक रॉकेट वाला पार्ट है और दूसरा जो ऊपर होता है वो क्रू मेंबर्स वाला पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं स्पेस क्राफ्ट। जो स्पेस क्राफ्ट का नाम है वो भी आप ध्यान में रखेंगे। स्पेस क्राफ्ट यहाँ पे यूज हुआ है ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट। तो जब शुभांशु शुक्ला जी ने ऊपर से नमस्कार करी तो उन्होंने बोला कि जब हम ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरफ आए, यानी कि उनका जो स्पेसक्राफ्ट का नाम है वो ड्रैगन है। एंड जो रॉकेट यूज हुआ है वो है फैल्कन 9। अब जो फैल्कन 9 है ये हाईली रियूजेबल रॉकेट है एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का। तो जो मतलब मेन इक्विपमेंट्स यहाँ पे यूज करे गए हैं, मशीन्स यूज हुई हैं, वो स्पेसएक्स की करी गई है, ठीक है। इसके बाद अब जो बेसिक सी चीजें हैं आपको और आइडिया होना चाहिए, दैट इज कि इंडियन सिटीजन की अगर बात करें तो उस उनसे पहले 1984 में, शुभांशु शुक्ला से पहले 1984 में राकेश शर्मा पहले ही जा रहे थे। अप्रैल 3 1984 थे। एंड मिशन क्या था, तो सोयूज T11 था। अब देखो यहाँ पे टाइम पीरियड 1984 का है, तो जो स्पेस एजेंसी हुआ करती थी वो सोवियत यूनियन की थी। रशिया तो बाद में बना ना, आज के टाइम पे आप रॉसकॉस्मॉस सुनते हो, वो रशिया की स्पेस एजेंसी तो है इंडीड, पर उस टाइम पे 1984 में तो अभी सोवियत यूनियन हुआ करता था। तो यहाँ पे जो कोलैबोरेशन थी वो इसरो इंडिया की और साथ में सोवियत यूनियन इंटर कॉस्मोस प्रोग्राम, यूएसएसआर की ये स्पेस एजेंसी हुआ करती थी। तो इनके साथ कोलैबोरेशन में राकेश शर्मा गए रशिया, मतलब सोवियत यूनियन, और वहां से ये स्पेस
फ्लाइट कंडक्ट हुई थी। इनका जो टाइम रहा था स्पेस के अंदर वो 7 दिन का था और 21 घंटों का था। अभी एक्सियोम 4 मिशन के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है और इसको थोड़ा सा पुराने के साथ भी कनेक्ट करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ गगनयान मिशन का मैंने आपको बता दिया। नाउ कमिंग बैक टू द एक्सियोम मिशन 4, ये प्राइवेट स्पेस फ्लाइट है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को, मतलब यहाँ पे कमर्शियलाइजेशन भी करी जा रही है, पर इंडिया के लिए नॉट ओनली फॉर द कमर्शियलाइजेशन, नॉट ओनली फॉर द टूरिज्म पर्पस, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स लेके गए हैं एक्सियोम मिशन के अंदर। मैं वन बाय वन लिख देती हूँ। जैसे आपने कुछ चीजें सुनी होंगी कि जब भी कोई स्पेस फ्लाइट में ह्यूमंस जाते हैं तो वहां पे कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। अभी आपने पिक्चर्स भी देखी होंगी कि ऑलरेडी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर बहुत सारे मेंबर्स बैठे हुए हैं, क्योंकि वहां पे वो रिसर्च कर रहे हैं। बार बार अर्थ के ऊपर आएंगे तो फ्यूल का खर्चा होगा, मशीनरी का खर्चा होगा, मिशन सक्सेसफुल होगा अनसक्सेसफुल होगा उसका डर रहता है। तो क्या किया इंसान ने कि एक लेबोरेटरी जाके ऊपर ही बना दी। अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बेसिक भी बताऊंगी, और उससे पहले देखो जो मेन ऑब्जेक्टिव्स रहने वाले हैं, जो मेन ऑब्जेक्टिव्स रहने वाले हैं हमारे एक्सियोम मिशन 4 के। नंबर 1 जो प्लांट होता है उसका डीएनए रिपेयर करेंगे। देखो यहाँ पे अर्थ के ऊपर क्या है, ग्रेविटी है, पर अगर ऊपर जाओगे तो देयर इज जीरो ग्रेविटी। जीरो ग्रेविटी या फिर इसको हम बोल सकते हैं माइक्रो ग्रेविटी, बहुत कम ग्रेविटी होती है, सभी उड़ रहे हैं ना वहां पे, तो दैट इज जीरो ग्रेविटी या फिर माइक्रो ग्रेविटी। तो यहाँ पे कैसे प्लांट डीएनए को रिपेयर करा जाएगा उसके ऊपर फोकस रखा जाएगा। देन 3D प्रिंटिंग करी जाएगी। एंड 4th नंबर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली रोबोटिक्स को कंडक्ट करा जाएगा। वेरियस साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हैं, बायोटेक, मटेरियल साइंस, इसके ऊपर फोकस किया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ घूमने के लिए गए हुए हैं, यहाँ पे डिफरेंट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट किया जाएगा। एंड फाइनली आप देख रहे होंगे कि बार बार इंटरेक्शन हो रही है फ्रॉम द स्पेस, मतलब जो भी स्टूडेंट्स हैं, अब यहाँ पे जो टीम मेंबर गए हैं वो है 4 कंट्री से। वेरी इंपॉर्टेंट, कौन कौन सी कंट्री है, इंडिया, इंडीड, ठीक है, ये आपको पता है। दूसरे पे यूएस के गए हैं, देन तीसरे पे हंगरी के गए हुए हैं, एंड चौथे पे पोलैंड के भी गए हुए हैं। तो इन चारों कंट्रीज की एक टीम बनी। वो जो 4 मेंबर्स बैठे हुए थे वो इन्हीं 4 कंट्रीज में से थे। अब ये क्या करेंगे, स्टूडेंट्स के साथ भी इंटरेक्ट करेंगे फ्रॉम द स्पेस, ताकि बच्चों के अंदर भी क्यूरियोसिटी डेवलप हो कि वो स्पेस टेक्नोलॉजी इस फील्ड के अंदर आए और अपनी रिसर्च कंट्रीब्यूशन यहाँ पे करें। ठीक है, तो ये मेन ऑब्जेक्टिव्स आ गए। कंट्रीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। वापस चलते हैं अपनी स्लाइड के ऊपर, क्या क्या चीजें हैं वहाँ पे। तो मिशन के ऑब्जेक्टिव आपने देख लिया, रिसर्च है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, साइंटिफिक रिसर्च करी जाएगी, और इंडीड स्पेस टूरिज्म तो रहेगा ही रहेगा। स्पेस सेंटर आपसे पूछ लिया जाए तो सबसे पहले सिटी आ जाएगी टेक्सास, और वहां पे भी एक्सियोम स्पेस। कोलैबोरेशन किस किस के साथ है, तो नासा है, इसरो है, पर जो मेन इक्विपमेंट्स यूज हुए हैं वो स्पेस एक्स के हैं। और लॉन्चिंग कहाँ से हुई है, तो कैनेडी स्पेस सेंटर से। लो प्रीलिम्स के हमने काफी सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर अप कर लिए हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, आप ध्यान रखोगे इसको। इनोवेशन करी जाएगी, मतलब एक प्लेटफॉर्म की तरह हम इस मिशन को देख रहे हैं। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अगर पढ़े हो तो उसमें बहुत सारे टारगेट्स हमने ले रखे हैं। टोटल की बात करूं तो 17 हैं, और 17 नंबर का जो टारगेट है वो कहता है पार्टनरशिप। अगर आपको जरूरत पड़ती है कि ग्रोथ में हमें किसी दूसरी कंट्री की हेल्प चाहिए होगी तो पार्टनरशिप करो, ठीक है, उन गोल्स को अचीव करने के लिए भी। और वैसे भी अगर ह्यूमैनिटी से रिलेटेड कोई चीज है तो आप पार्टनरशिप कर सकते हो। तो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन आपको इस मिशन के अंदर देखने को मिलेगी। तो इंडिया भी क्या कर रहा है, आज के टाइम पे लीड कर रहा है स्पेस टेक्नोलॉजी में। हम भी बहुत सारे मिशंस कंडक्ट करवाते हैं, हमारे पास भी रियूजेबल रॉकेट्स हैं, जैसे आप LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के बारे में सुनते हो। तो हम भी क्या कर रहे हैं, इस रेस के अंदर लीड कर रहे हैं। बाकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, मैंने आपको बता दिया, प्लांट डीएनए रिपेयर देखने को मिलेगी कि जीरो ग्रेविटी, माइक्रो ग्रेविटी के अंदर कैसे वो रिस्पॉन्स करते हैं। और फिर शुभांशु शुक्ला जी ने ही एक स्टेटमेंट और दी कि हम सेफली यहाँ पे पहुंच चुके हैं, बस सर थोड़ा सा भारी है क्योंकि माइक्रो ग्रेविटी वाला एरिया है, ठीक है, और हमारी बॉडी को आदत है ना ग्रेविटी के साथ रहने की। वहां पे जो सिचुएशंस हैं वो थोड़ी डिफरेंट हैं। तो ये सारी सिनारियोज है, आप जरूर से देखें। लॉन्चिंग भी देखना एक बार कि कैसे कैसे लॉन्च हुआ वो मिशन, और कैसे कैसे वो कंडक्ट कर रहे हैं पूरी की पूरी इंटरेक्शन। एंड बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स करे जाएंगे, अर्थ ऑब्जर्वेशन करी जाएगी। इवन पैगी जी ने क्या किया, कैमरा को लगाया ऐसे पूरे विंडो के साथ, और वहां से दिखा रहे थे कि दैट्स हाउ अर्थ अपीयर फ्रॉम द स्पेस। एंड अगर आपसे ऑर्बिट पूछ ली जाए तो इंडीड कौन सी होगी, लोअर अर्थ ऑर्बिट।
ठीक है, लोअर अर्थ ऑर्बिट ही है। और कौन से डिस्टेंस पे आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रहता है, तो 340 टू 460 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो ये हमारी लोअर अर्थ ऑर्बिट है। याद करो, मैंने आपको लो अर्थ ऑर्बिट, मिड अर्थ ऑर्बिट, देन हायर अर्थ ऑर्बिट, उससे पहले भी जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट्स के बारे में करवा दिया है, तो उसके ऊपर मैं अभी फोकस नहीं कर रही। देन आते हैं स्पेस क्राफ्ट एंड क्रू। तो स्पेस क्राफ्ट कौन सा यूज हुआ है, ड्रैगन, और वो स्पेस एक्स कंपनी का ही है। उसके बाद ड्यूरेशन एंड एक्टिविटी, तो जो एक्सियम 4 मिशन है ये 14 दिन के लिए रहने वाला है, शॉर्ट ड्यूरेशन का ही मिशन है, और यहाँ पे ये अपने सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करेंगे। इसके बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जहां पे ये गए हैं, उससे भी पहले आपको पता होना चाहिए जो उन्होंने वहां पे प्रोसेस करी, जिसे कहते हैं डॉकिंग। डॉकिंग में क्या होता है, सबसे पहले तो दो मशीन्स एक दूसरे से काफी दूरी पे होती हैं, और दोनों मशीन्स घूम रही होती हैं लगभग 25,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, ताकि एक दूसरे की ऑर्बिट में ही आ सके। ये मान लो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, और ये हमारा ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट है, जिसके अंदर क्रू मेंबर थे टोटल 4 कंट्रीज मैंने आपको बता दी। ये जैसे एक दूसरे की ऑर्बिट में आएंगे, इसके बाद होती है रॉन्डेवू। रॉन्डेवू होता है मीटिंग पॉइंट, मतलब अब इन दोनों मशीनों को हम इकट्ठा जोड़ सकते हैं। जैसे ये रॉन्डेवू करेंगे, एक दूसरे के पास में आएंगे, और फाइनली ये देखो दो मशीन जो होंगी वो आपस में कनेक्ट कर जाएंगी। अब क्या हुआ, ड्रैगन जो स्पेसक्राफ्ट था, यहाँ से वो प्रॉपर गेट ओपनिंग होती है और वो दूसरी तरफ चलेगी, दैट इज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरफ चलेगी। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डॉकिंग। डॉकिंग कैसे काम करता है, जैसे लॉक और की काम करते हैं, ताला और चाबी काम करते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही पर्पज रहते हैं। अब इस डॉकिंग का काम क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो आपने यहीं से देख लिया कि क्रू मेंबर्स को अगर एक्सचेंज करना है, अभी क्रू मेंबर एक्सचेंज तो नहीं करे, पर क्रू मेंबर्स भेजे तो गए हैं ना। जो ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट था वहां से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरफ गए। अगेन ये जो ये वाली इमेज है ना, ये मैंने सिर्फ रिप्रेजेंटेशन पर्पज से लगाई हुई है, ये एक्चुअली इमेज नहीं है अभी ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये वाला तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का इमेज है। एंड देन जो सेकंड चीज होती है डॉकिंग की, दैट इज रिफ्यूलिंग। अब देखो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऊपर है, अगर मान लो यूएस को, यूएस है इसमें, इन यूरोपियन स्पेस एजेंसी है जिन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाया था, कोलैबोरेशन बताती हूँ। तो रिफ्यूलिंग का अगर पता ही ना होता तो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सिंस 1998 आज तक वहीं पे है, वापस थोड़ी आया है, 2030 तक ये काम में रहेगा। तो रिफ्यूलिंग इसकी कहाँ पे करी जाती है, ऊपर ही कर दी जाती है, स्पेस के अंदर। देन आती है रिपेयर। मान लो कोई भी पार्ट इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का खराब हुआ होता, तो उसको रिपेयर कैसे करेंगे, दोबारा से मिशन थोड़ी भेजेंगे, यहाँ पे छोटा सा मिशन कंडक्ट करवाया जाएगा, और उस मशीन की एक रोबोटिक आर्म ओपन करेगी, और जहां पे भी डिफॉल्ट आया होगा वहां पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को टच करेगी और उस डिफॉल्ट को ठीक कर देगी। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि एक मशीन है जो हमने सिर्फ स्पेस में ही रख दी है। डॉकिंग क्यों करवाई गई, ताकि जो कोई भी एरर आता है उस मशीन के अंदर, तो हम उसको स्पेस में ही ठीक कर सकें। ठीक है, तो अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और जो आपकी ये डॉकिंग प्रोसेस है, इंडिया 4th रैंक पे आ चुका है आफ्टर यूएस, चाइना, रशिया, एंड फाइनली देयर इज इंडिया, जिसने डॉकिंग प्रोसेस करवा ली है। तो हम 4th रैंक पे आ चुके हैं। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन जिसको लॉन्च करा गया था 1998 के अंदर। एंड क्यों, ताकि फ्लेक्सिबल तरीके से वो अपना काम कर सके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सके। बड़ी सी लेबोरेटरी आपको एक स्पेस के अंदर मिलेगी, जहां पे बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं और माइक्रोग्रेविटी के अंदर अपने एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करवाते हैं। एक क्यूरियोसिटी है कि यूनिवर्स को और ज्यादा अंडरस्टैंड करना है, क्या वहां पे लाइफ के कोई मॉलिक्यूल्स हमें मिल सकते हैं, पार्टिकल्स वहां पे मिल सकते हैं, उन सारी चीजों को स्टडी करना है। एंड जो फर्स्ट क्रू मेंबर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा गया था वो 2000 में भेजा गया था, November 2, 2000। और ऑब्जेक्टिव क्या है, तो साइंटिफिक रिसर्च करनी है, फिजिक्स, एस्ट्रोबायोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स, सारी फील्ड्स यहाँ पे इंक्लूडेड है। इसके बाद ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो अर्थ के लगभग 15.5 चक्कर लगा लेता है एक दिन के अंदर। इसको एक चक्कर कंप्लीट करने में लगभग 93 मिनट्स लग जाते हैं। और ऑल्टीट्यूड कितना है, तो लगभग 400 किलोमीटर, मैंने आपको रेंज बता दी थी। एंड पार्टिसिपेटिंग स्पेस एजेंसीज कौन कौन सी थी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, अब इसमें एक तो आ जाएगी रोस्कोसमॉस, मतलब रशिया भी इन्वॉल्व है, देन यूएस है, नासा इन्वॉल्व है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, जाक्सा है, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, और कनाडा की स्पेस एजेंसी भी है। टोटल हुई 5। अब देखो यूएस और रशिया की काफी टाइम से बनती नहीं थी, तो इन्होंने, रशियन बोलते हैं कि हमें ना अपना मॉड्यूलर चैम्बर अलग से रखना है, तो वहां पे आपको 2 बड़े बड़े कमरे मिलेंगे, एक के अंदर एक को बोल दिया जाता है रशियन ऑर्बिटल सेगमेंट,
ये बस सेगमेंट याद रखने की बात है, वहाँ पे तो कोलैबोरेशन में काम चल रहा है। एक को बोला जाता है रशियन ऑर्बिटल सेगमेंट और जो दूसरा है उसमें नासा भी है और बाकी के जाक्सा भी है, देन यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, देन कनाडा स्पेस एजेंसी का है। तो यहाँ पे आपको 2 ऑर्बिट्स मिलेंगे, 2 सेगमेंट्स मिलेंगे और जो ओनरशिप है वो इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी और एग्रीमेंट के ज़रिए करी गई है, मतलब किसी एक स्पेस एजेंसी का ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन नहीं है, ये सभी को बिलॉन्ग करता है। तो एक्सियोम मिशन 4 जो है वो ना सिर्फ हमारे ग्लोबल लेवल से इम्पोर्टेंट है, पर हमने देखा कि इंडिया को भी अगर कल को अपने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट्स भेजनी है, तो पहले ही अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हमारे एस्ट्रोनॉट्स को कि कैसे वहाँ पे हमें बिहेव करना है, कैसे वहाँ पे जो लाइफ सिचुएशंस होंगी, वो एग्ज़िस्ट करती होंगी। ठीक है? तो दैट्स ऑल।